Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। 194J प्रोफेशनल फीस में कितनी लिमिट थी पहले? 30,000। 194J में 30,000 रुपये की लिमिट थी, अब कितनी हो गई? 50,000 रुपये। ये 194J में प्रोफेशनल टेक्निकल दोनों ही कवर्ड है, ध्यान रख लेना, है ना। टेक्निकल की कितनी थी पहले? 30,000 थी। टेक्निकल का रेट कितना था टीडीएस का? 194J में टेक्निकल का रेट ऑफ टीडीएस 2%। इसका कुनाल जामिर इसका तो 10 था, ये तो मुझे याद है, इसका मेरे को याद नहीं आ रहा है टेक्निकल वाला। फिर 2%। श्रद्धा बेटा मैंने सुन लिया आपका, अभी मैं औरों का जानबूझ के सोच रहा था क्या कह रहे हैं, है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने आपका पहली बार में सुन लिया था। जो जवाब बच्चे सही जवाब देते हैं उनका मैं पहली बार में सुन के एक साइड रख लेता हूँ अपने पास। जो नहीं देख रहे हैं उनसे सोच रहा था क्या बोल रहे हैं। 2 था इसका, तो रेट अभी भी वही है, लिमिट 30,000 से 50,000 हो गई, है ना, ध्यान रखना है। 194LA, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर करी है, कंपलसरी एक्विजिशन पे मुआवजा मिलता है, कंपनसेशन मिलता है। अगर कंपनसेशन मिले बाई वे ऑफ कंपनसेशन, इनकम बाई वे ऑफ एनहांस कंपनसेशन, है ना। जो कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन टीडीएस करता था 2.5 लाख रुपए का, अब वो लिमिट कितनी है? 5 लाख रुपए की, है ना। 2.5 लाख की जगह 194LA में एनहांस कंपनसेशन में लिमिट कर दी 5 लाख रुपए की। 206C1G जो LRS के अंदर लिबरलाइज रेमिटांस स्कीम है ना, आरबीआई की स्कीम है लिबरलाइज रेमिटांस स्कीम की, आप इतने डॉलर तक भेज सकते हो आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। तो LRS में पहले आप 7 लाख डॉलर तक भेजते थे, अब आप कितने भेजोगे? 10 लाख तक भेजोगे, तो आपको टीसीएस जमा करना है। जो 206 की सीरीज है वो टीसीएस से जुड़ती है, ध्यान रखना। 194 और 192 193 वो टीडीएस है। 192 टीडीएस किसका था? 192 टीडीएस किसका था? सैलरी का था, हाँ सैलरी का था, है ना, सैलरी का था। और 193 वाले अभी पढ़ गए हैं, इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज पढ़ गए हैं। 194 बाकी सारी डिटेल्स हैं। 206 से कहाँ चालू हो जाता है? टीसीएस चालू हो जाता है। तो अगर आप 7 लाख डॉलर तक भेजते हो तो पहले टीसीएस जमा होता था, अब 10 लाख पे जमा होगा। एक टीसीएस में ये है 194LB, ये भी टीडीएस की वजह। तो 194LBC इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। ये क्या करती हैं? ट्रस्ट क्या करती हैं? जो नॉन डिजिटल इन्वेस्टमेंट होती है ना, लोगों ने लोन दे रखे हैं, उनको डिजिटलाइज करती हैं। बड़े बड़े कंपनी ने जिसको लोन ले रखा है उनको सिक्योरिटी, इनको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्म में इशू करती हैं, उनको ये सिक्योरिटाइजेशन इन्वेस्टमेंट है ये। तो इनका पहले प्रेजेंट रेट टीडीएस का था 25%, अब कितना हो गया? 10%। यहाँ पे रेट में चेंज है ना। ये टीसीएस है 206C टीसीएस है। टिम्बर वगैरह पे पहले 2.5 था, अब 2% टीसीएस है ना, टिम्बर वगैरह प्रोडक्ट पे। पहले इस पे 7 लाख पे जो ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं 206(1)G है ना, पहले 7 लाख पे 0.5% का टीसीएस जमा करता है। 7 लाख पे कितना है? नील है। 10 लाख पे 0.5 है, कहने का मतलब है ना। तो ये वैसे दूसरी तरह से लिखी हुई है यही वाली बात जो ऊपर लिख के आए हैं, ऊपर हम पढ़ के आए ना, 7 लाख वाली लिमिट 10 लाख हो गई, तो अब 7 लाख तक तो टीडीएस कटेगा नहीं, तो 10 लाख पे कटेगा कितना? 0.5%, है ना। टीसीएस जमा करना है, कटना नहीं है, टीसीएस जमा करोगे आप अपने जिस भी उससे डीलर से, जिस डीलर के थ्रू आप फॉरेन करेंसी बाहर भेजोगे वही आपसे 0.5% का एक्स्ट्रा भी लेगा 10 लाख डॉलर के ऊपर। पहले 7 लाख पे मांगता था वो, है ना। तो ये था टीडीएस के नए प्रोविजन। क्लियर हो गए टीडीएस के नए प्रोविजन? ये कुछ आपने पढ़ भी लिए, टीडीएस आपने वैसे भी पढ़ा है, बस तो बस खाली आपको रेट रिवाइज करें। चलते हैं दूसरी जगह। आपको मैंने अभी क्लास शुरू होने में बोला था कि आपको कल हमने पढ़ा था कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपका टैक्स, हाँ जी, 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स आपका नील होगा। लेकिन मैंने उसी क्लास में आपको बोला, प्रूफ करके दिखाया था कि 12 लाख की इनकम पे टैक्स लग रहा है, था ना। आज मैं अपनी बात को फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपकी 14 लाख की इनकम पे भी टैक्स नहीं लगेगा, है ना। इनकम टैक्स का मजा, 14 लाख की इनकम कमा लो तो भी टैक्स नहीं लगेगा, बस वो इनकम बाय वे ऑफ सैलरी होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। इनकम बाय वे ऑफ सैलरी होनी चाहिए, 14 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। एक कंडीशन, पहली कंडीशन इनकम बाय वे ऑफ सैलरी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन आप ITR 115 BSc के हिसाब से भरोगे न्यू रिजिम में। अगर ओल्ड रिजिम में जाओगे तो 12 लाख भी नहीं मिलेंगे फिर तो,
फिर तो आपको 2.5 लाख 5 लाख ही मिलना है। तो अगर ओल्ड रिजिम में जाओ तो बात ही भूल जाओ। बात तो हम ये कर रहे हैं कि आप न्यू रिजिम में फाइल करोगे आईटीआर, है ना। कौन से जो टैक्स रिजिम दिए हुए, टैक्स रेट दिए हुए 115BAC सबसेक्शन 1A, है ना, वहां पे जो टैक्स रेट दिए हैं, जो अब नए प्रपोज करे हैं 0 से 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख वाले, उसके हिसाब से आईटीआर फाइल करोगे। तो देखो एक ना ये सेक्शन है 80CCD। 80CCD क्या कहता है? ये कहता है कि आपको ना, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयड है 1 जनवरी 2004 के बाद, क्योंकि 1 जनवरी 2004 से बाद वाजपेयी जी की सरकार ने पेंशन खत्म कर दी थी, ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी थी। उन्होंने बोला था अब जितने भी एम्प्लॉय लगेंगे वो अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा पेंशन फंड में कटवाएंगे, एंड इट वाज मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं था कि मैं नहीं कटवा रहा तुम कटवा लो, नहीं, मैंडेटरी। मतलब आप ही की सैलरी में से एक पैसा कटेगा जो आपके पूरे वर्क टाइम में जितना आपका एम्प्लॉयमेंट का पीरियड है उस पेंशन फंड में पैसा इकट्ठा होता रहेगा। जब आप रिटायर होगे तो वहां से उठा के हम पेंशन दे देंगे। पहले गवर्नमेंट पूरी पेंशन अपनी जेब से दे रही थी। जो 1 जनवरी 2004 से पहले जितने लोगों की अपॉइंटमेंट है उनकी पेंशन गवर्नमेंट अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम से दे रही है, वहीं से दे रही है, अपने जेब से दे रही है। लेकिन 1 जनवरी 2004 के बाद उन्होंने बोला नहीं, हम आपकी सैलरी में से पैसा काटेंगे और कुछ पैसा एम्प्लॉयर भी डालेगा, और अब वहां से पेंशन फंड बनेगा। जब रिटायर हो जाओगे आप 20 साल 30 साल बाद आपको पैसा वहां से मिलेगा 80CCD में। तो अब जब पैसा कटेगा तो मुझे बेनिफिट चाहिए था, है ना। तुम मेरा पैसा काट रहे हो आज, रिटायर होऊंगा मैं 30 साल बाद, तब दोगे, तो मेरी लिक्विडिटी आज तुमने खत्म कर दी, तो मेरे को टैक्स का बेनिफिट ही दे दो। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या डाला? 80CCD डाला कि आप अगर इनमें न्यू पेंशन स्कीम में पैसा डालते हो, आप डालते हो या आपका एम्प्लॉयर डालता है, तो आप उसकी रिबेट ले सकते हो। अच्छा, 80CCD की छूट 115BAC में भी मिलती है। 80C जो 115BAC न्यू रिजिम है उसके अंदर चैप्टर 6A की कुछ लिमिटेड डिडक्शन ही है, लिमिटेड। चैप्टर 6A की देखो 3 ही डिडक्शन है चैप्टर 6A में। और कौन कौन सी डिडक्शन थी याद है चैप्टर 6A में? हाँ, 80C, 80D, 80TTA, 80TTB, ये थी ना चैप्टर 6A में डिडक्शन। चैप्टर 80 की सीरीज जो डिडक्शन थी, जो GTI के अगेंस्ट मिलती थी, ग्रॉस टोटल इनकम के अगेंस्ट मिलती थी, चैप्टर 6A की डिडक्शन जो सेक्शन 80 में चल रही थी तो वो वाली मिलती थी। तो 115BAC में 3 उन्होंने डाली वहां से लाके। केवल कौन कौन सी डाली है? अगर आप 115BAC में आज रिटर्न भर रहे हो, उसके पिछले सालों में रिटर्न भर रहे हो, जब से 115BAC आया तब से कभी भी भरोगे तो ये डिडक्शन वहां अलाउड थी। 80CCD2, 80CCH2, 80JJAA, ये सारी, ये क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन न्यू पेंशन स्कीम। आपका एम्प्लॉयर आपके न्यू पेंशन स्कीम में अगर पैसा डालता है तो उसकी डिडक्शन आप 80CCD2 में लेते हो। 80CCH2 था जो अग्निपथ वाले लोग हैं, जो अभी अग्निवीर योजना लाई थी ना गवर्नमेंट से आर्मी में भर्ती के लिए, जो 4 साल का टेन्योर है, तो अग्निपथ में जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो अपनी जो पेंशन स्कीम में पैसा डालेंगे वो लोग भी 80CCH2 में आपका डिडक्शन ले सकते हैं, है ना। तो ये था 80JJAA। ये क्या होता है कि अगर कोई नई इंडस्ट्री रखती है और नया नया एम्प्लॉयमेंट देती है तो उनको 80JJAA में एग्जम्पशन मिलती है, वो 115BAC में। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता रहे, ये कंपनियों को मिलती है 80JJAA में ना। तो क्योंकि गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉयर तो अपने एम्प्लॉयमेंट रखेगा तो इनको मिलती है। तो 80CCD2 कहाँ मिलती है? कंट्रीब्यूशन टू अ पेंशन फंड बाय अ एम्प्लॉयर, है ना, बाय एम्प्लॉयर। अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी पेंशन फंड में पैसा डाल रहा है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो 80CCD2 के अंदर। डिडक्शन उसकी कितना क्लेम करेगा? अगर आप ओल्ड रिजिम में आईटीआर फाइल करते हो, ओरिजिनली क्या था? 14% बाय गवर्नमेंट सेक्टर और 10% बाय अदर देन गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को पैसा दे रही है पेंशन फंड में तो 14% तक दे सकती थी। बाकी लोग प्राइवेट सेक्टर वाले 80CCD2 में अगर पैसा डालेंगे तो 10 ही % दे सकते थे। लेकिन ये फाइनेंस जो जुलाई 2024 में बजट आया था, फाइनेंस एक्ट 2 2024, उन्होंने बोला था अगर कोई एसएससी अपनी आईटीआर बाय प्रोविजन ऑफ 115BAC सबसेक्शन 1A डालता है तो अपनी पेंशन स्कीम में 80CCD का 14% तक क्लेम कर सकता है वो। मतलब उसका एम्प्लॉयर 14% तक डाल सकता है अगर वो न्यू स्कीम में आईटीआर भरेगा तो। और 80CCD2 न्यू स्कीम में अलाउड है, ओल्ड में तो सारी मिलती हैं, चैप्टर 6 की सारी डिडक्शन मिलती हैं, लेकिन न्यू में 80CCD2 ही अलाउड है, ध्यान रखना। यानी कि अब अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मेरे एम्प्लॉयर मेरे न्यू पेंशन स्कीम में कुछ पैसा डाल रहे हैं और मैं अपनी आईटीआर न्यू स्कीम में भरना चाहता हूँ, 115BAC 1A के थ्रू भर रहा हूँ, तो मेरे एम्प्लॉयर मेरी सैलरी में 14% तक का कंट्रीब्यूशन डाल सकते थे, अदरवाइज 10 ही डाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना, एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर
सेल बी एडिड टू माई, है ना, परक्यूजिट मान लो है मेरी इनकम में ऐड होगा पहले वो, अगर कंट्रीब्यूशन डाला है तो मेरी इनकम में ऐड करना पड़ेगा मुझे, तभी उसकी डिडक्शन मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है? ये मैंने वैसे ही रेडी कर रखा। मान लीजिए मेरी जो बेसिक सैलरी, डीए और अदर राउंड्स, इन सबको मिला के मेरी टोटल इनकम हुई 12,75,000। अब मैं हाइपोथेटिकली कैलकुलेट कर रहा हूँ कि इसका 50% के आसपास मेरी बेसिक सैलरी है और इसका 60% के आसपास मेरी डीए है, ठीक है। मैं एक हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूँ कि बेसिक सैलरी का कुछ परसेंट मेरा डीए है, ये बेसिक सैलरी है। तो जो परसेंटेज ऑफ सैलरी है ना 14% और 10% जो है, उसमें सैलरी का मतलब है सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, वो वाला डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काम आता है ना, पेंशन के लिए, ग्रेजुटी के लिए, वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बेनिफिट का मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट का। तो हम मान के चल रहे हैं ये दोनों मेरा रिटायरमेंट बेनिफिट के काम आता है डीए, तो मैंने इसी का एक परसेंटेज मान लिया ये। तो अब इसका 14% निकल के आता है ये, एम्प्लॉयर ने मेरे 80CC2 में मेरे को 40% जमा करा दिए 1,42,800 रुपये। तो 12,75 तो मेरी सैलरी थी प्लस 1,42,800 ये मैं जोड़ूंगा, तो मेरी टोटल टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई अभी? 14,17,000। मैं तो आपको 14 लाख कर था तो 17,800 फालतू भी हो गई, 14,17,000। इसमें से स्टैंडर्ड रिस्क मिलेगी 75,000 रुपये की। यहाँ तक एग्री कर रहे हो आप? और 80CC2 की डिडक्शन अभी मैं आपको पढ़ा के आ गया हूँ, 80CC2 की डिडक्शन आपको मिल जाती है वही सेम अमाउंट जो हुआ कंट्रीब्यूट हुआ है। तो अब नेट सैलरी कितनी बची? अब टैक्स कितना हुआ? टैक्स कितना हुआ? नील। अब टैक्स कितना हुआ? 12 लाख पे जो टैक्स आएगा वो क्या हुआ? 87 की रिबेट से 0। तो आपकी 14,17,800 रुपये की सैलरी पे भी टैक्स 0 ही है। तो टैक्स की नॉलेज होने का फायदा है ना। तो 12 लाख तो रोज सुन रहे हो, मैंने आपको 14 लाख भी सुना दिया। अब घर जाके 14 को बना 12 नहीं 14 में भी टैक्स नहीं लगेगा। और बोलो, आज ही पढ़ के आया हूँ मैं NFM में, ठीक है ना। तो 14 लाख में भी टैक्स नहीं लगेगा आपको, नहीं लगेगा एक्चुअली में लगेगा। 80CC2 अलाउड है ना वहाँ पे, 115 BSE में बस यही सेक्शन अलाउड है। बाकी तो अब जब कोई अग्निपथ में जाएगा वही मिलेगा। 80JJAA तो किसी एम्प्लॉयर को मिलता है, वो इंडिविजुअल को मिलता नहीं है, सैलरीड वाले को मिलता नहीं है। हालांकि 80CC पेंशन के अंदर बिजनेसमैन भी डिडक्शन ले सकता है, लेकिन बिजनेसमैन अपनी पेंशन स्कीम में कोई अगर बिजनेसमैन है तो वो अपना ही तो डालेगा, एम्प्लॉयर का पर्सन तो नहीं लेगा। वो 20% तक डाल सकता है, अपनी ग्रॉस टोटल इनकम का 20% डाल के 80CCD में डिडक्शन ले सकता है। लेकिन कहाँ जाना पड़ेगा उसे? ओल्ड रिजिम में। अगर मैं बिजनेस करता हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से चालू होता है, यहाँ से अगर मैं सैलरीड हूँ तो 10% अलाउड है 80CCD1 वाला, है ना। 80CCD1 का मतलब है मेरा कंट्रीब्यूशन। मैं 10% अपनी सैलरी डालूंगा तो 80CCD1 में मैं डिडक्शन ले सकता हूँ 1A में। लेकिन मुझे जाना कहाँ पड़ेगा ITR भरने के लिए? ओल्ड रिजिम में। 80CCD1B में मेरे को डिडक्शन मिल सकता है 20% तक का। मैं सैलरीड नहीं होना चाहिए, मेरी बिजनेस इनकम होनी चाहिए। तो मैं अपनी ग्रॉस टोटल इनकम 20% वहाँ न्यू पेंशन स्कीम में पैसा डाल सकता हूँ। इंडिविजुअल भी डाल सकता है, सैलरी होना जरूरी नहीं है, एम्प्लॉयर का होना जरूरी नहीं है। 80CCD2 में देखो इससे क्या हो रहा है, मैं टैक्स बचाने के लिए पेंशन फंड में पैसा डाल रहा हूँ, गवर्नमेंट को तो पैसा मिल रहा है, पैसा निकलेगा कई जमाने के बाद, है ना। तो पैसा तो कई जमाने बाद निकलना है, और निकलते टाइम टैक्सेबल है पैसा? हाँ नहीं। ये जब पेंशन स्कीम से पैसा निकालोगे तो ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी आपकी। हाँ सबको जब ये पेंशन फंड से जब जो पेंशन स्कीम में जो पैसा जमा कराया है, जब आप इस पैसे को निकालते हो, पीरियडिकल निकलती है ना पेंशन, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड, जो पीरियडिकल पेंशन होती है सबके हाथ में टैक्सेबल है। सैलरी में पढ़ के आए हो, पीरियडिकल पेंशन सबके हाथ में टैक्सेबल है, नहीं पढ़ के आए थे? रिटायरमेंट बेनिफिट में पढ़ के आए थे, फिर तो टैक्सेबल नहीं होगी, ये भी तो पेंशन का पैसा है। यानी कि जब आप कंट्रीब्यूट करो तो डिडक्शन मिल रही है, जब वापस निकालो तो टैक्सेबल है आपके हाथ में। पेंशन तो वहीं से आएगी ना, इसी पेंशन स्कीम से तो आएगी। जो अनकम्यूटेड है, अनकम्यूटेड के लिए आपको देखना पड़ता, जो कम्यूटेड अमाउंट आता है, लमसम अमाउंट आता है, उसके लिए आपको देखना पड़ता था कि ग्रेजुटी मिली या नहीं मिली। ग्रेजुटी मिली तो 1/3, नहीं मिली तो 1/2 तब डिडक्शन मिलती थी, है ना। सेक्शन 10 में वहां जाकर चेक करके आते थे। तो आपको 80CCD की डिडक्शन, अगर आप बिजनेसमैन भी हो तो आप 20% अपनी GTI का डाल सकते हो और अपनी रिबेट ले सकते हो। लेकिन अब वहाँ 20% डालने का फायदा नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि वहाँ तो स्लैब बहुत छोटे हैं, 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10 वाली स्लैब, इतने स्लैब से मेरा काम ही नहीं चलेगा। तो आने तो नए में पड़ेगा, नए में आगे फायदा है। गवर्नमेंट इसीलिए बात की नए वाले में फोर्स करे जा रही है। हाँ, अगर जो लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि मैं अगले हफ्ते हम वो न्यू टैक्स बिल को ले आएंगे, है ना, न्यू टैक्स इनकम टैक्स एक्ट का जो नया वर्जन आना है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। सर बड़ी मुश्किल से ये सीखे थे, अब ये भी खत्म होने वाला है है ना।
बड़ी मुश्किल से ये समझ आना शुरू होता है, अब ये खत्म होने वाला है। तो चिंता मत करो, अभी तो वो इनकम टैक्स बिल वो लोकसभा में लाएंगे, टेबल होगा, अभी 2-3 साल नहीं आता, चिंता मत करो, 2 साल तो नहीं आता, आप घबराओ मत, अभी तो ये नया आ गया। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं।